नमस्कार, न्यूज 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति शाही सिंह। पीएम मोदी के पॉडकास्ट ने ग्लोबल शोर मचा दिया है। हर तरफ पीएम के पॉडकास्ट की ही चर्चा है। पॉडकास्ट की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उसे शेयर किया है। न्यूज 360 में हम आपको पीएम के पॉडकास्ट के सबसे अहम हिस्सों को दिखाएंगे। खबर भारत और न्यूजीलैंड के मजबूत होते रिश्तों की भी है। इधर वक्फ संशोधन बिल पर तकरार कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। क्या है मौजूदा बवाल, वो भी बताएंगे। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम के एक बयान पर घमासान मच गया है। इन सारी खबरों को अगले 45 मिनट में तफसील से बताएंगे, लेकिन न्यूज 360 की शुरुआत करते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए अहम समझौते की खबर से। ये तस्वीरें भारत और न्यूजीलैंड के मजबूत होते रिश्तों की गवाह हैं। तस्वीरें नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस की हैं, जहां सोमवार को पीएम मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन दोनों देशों के बीच हुए कई समझौतों के साक्षी बने। इससे पहले हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और पीएम लक्सन के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। साथ ही दोनों देशों के प्रधानमंत्री की मौजूदगी में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी हुई, जिसके बाद दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, शिक्षा, खेल, बागवानी, वानिकी सहित समग्र द्विपक्षीय संबंधों के क्षेत्र में 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। साथ ही दोनों पक्षों ने अधिकृत आर्थिक पारस्परिक मान्यता समझौते का भी आदान प्रदान किया। इसकी जानकारी पीएम मोदी और पीएम लक्सन ने एक साझा प्रेस वार्ता में दी। आज हमने अपने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की। हमने अपनी रक्षा और सुरक्षा साझेदारी को मजबूत और संस्थागत रूप देने का निर्णय लिया है। ज्वाइंट एक्सरसाइज, ट्रेनिंग, पोर्ट विजिट्स के साथ साथ रक्षा उद्योग जगत में भी आपसी सहयोग के लिए रोड मैप बनाया जाएगा। हिंद महासागर में मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए कंबाइंड टास्क फोर्स 150 में हमारी नौसेनाएं मिलकर काम कर रही है और हमें प्रसन्नता है कि न्यूजीलैंड की नौसेना का जहाज 2 दिन में मुंबई में पोर्ट कॉल कर रहा है। दोनों देशों के बीच एक परस्पर लाभकारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर नेगोशिएशंस शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इससे आपसी व्यापार और निवेश के पोटेंशियल को बढ़ावा मिलेगा। डेयरी, फूड प्रोसेसिंग और फार्मा जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग और निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी और क्रिटिकल मिनरल क्षेत्रों में आपसी सहयोग को हमने प्राथमिकता दी है। फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर में संयुक्त रूप से काम किया जाएगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने दोनों देशों के आपसी रिश्तों को मजबूती देने के इरादे से साल 2026 में दोनों देशों के खेल संबंधों के 100 साल पूरे होने का जश्न मनाने का भी ऐलान किया। क्रिकेट हो, हॉकी या माउंटेनियरिंग, दोनों देशों के बीच खेलों में पुराने संबंध हैं। हमने स्पोर्ट्स में कोचिंग और खिलाड़ियों के एक्सचेंज के साथ साथ स्पोर्ट्स साइंस, साइकोलॉजी और मेडिसिन में भी सहयोग पर बल दिया है। और वर्ष 2026 में दोनों देशों के बीच खेल संबंधों के 100 साल मनाने का निर्णय लिया गया है। फ्रेंड्स, न्यूजीलैंड में रहने वाला भारतीय समुदाय न्यूजीलैंड में सामाजिक और आर्थिक विकास में सकारात्मक योगदान दे रहा है। हमने तय किया है कि स्किल्ड वर्कर्स की मोबिलिटी उसको सरल बनाने और इलीगल माइग्रेशन से निपटने के लिए एक समझौते पर तेजी से काम किया जाएगा। यूपीआई कनेक्टिविटी, डिजिटल ट्रांजैक्शन और टूरिज्म बढ़ाने पर भी बल दिया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में
हमारे पुराने संबंध हैं। हम न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटीज को भारत में कैंपस खोलने के लिए आमंत्रित करते हैं। आतंकवाद के खिलाफ हम दोनों एक मत हैं। चाहे 15 मार्च 2019 का क्राइस्ट चर्च आतंकी हमला हो या 26 नवंबर 2008 का मुंबई हमला, आतंकवाद किसी भी रूप में अस्वीकार्य है। आतंकी हमलों के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई आवश्यक है। आतंकवादी, अलगाववादी और कट्टरपंथी तत्वों के खिलाफ हम मिलकर सहयोग करते रहेंगे। वहीं न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत में हुए उनके भव्य स्वागत के लिए पीएम मोदी का आभार जताते हुए दोनों देशों के बीच हुए इन अहम समझौतों को आपसी रिश्तों में मजबूती देने वाला बताया। Well, namaste and kia ora everybody. Can I just thank up front Prime Minister Modi for the very warm and generous welcome that we've had, myself and also our delegation. Today we've just concluded a series, I think, of very highly productive meetings, and we also witnessed, as you have seen, a number of government-to-government arrangements that will strengthen the growing ties between India and New Zealand. Prime Minister Modi and I have also issued a joint statement that I think captures the wide range of topics that we have discussed, the arrangements that we have finalised, and the areas of cooperation that we are determined to pursue into the future. I hope that our meeting has left Prime Minister Modi in no doubt about the profound depth of New Zealand's commitment to building a deep, broad-based and enduring relationship with the great nation of India. न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन अपने 5 दिवसीय भारत दौरे पर हैं और बतौर न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन की पहली भारत यात्रा है। वे 16 से 20 मार्च तक देश में रहेंगे और इस दौरान दिल्ली में हो रहे 10वें रायसीना डायलॉग्स में भाग लेने के अलावा वो कई और कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में शुमार पीएम मोदी की ये खासियत है कि वो अपने काम और बयान की बदौलत हर किसी का दिल जीत लेते हैं और इसकी बानगी पीएम मोदी के हाल ही में रिलीज हुए पॉडकास्ट को लेकर भी देखने को मिली। अमेरिकन एआई रिसर्चर और पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन के साथ आया पीएम मोदी का 3 घंटे का पूरी दुनिया में धूम मचा रहा है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी पीएम मोदी के इस पॉडकास्ट को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस पॉडकास्ट में आखिर क्या है खास और क्यों हो रही है इसकी पूरी दुनिया में बात, खुद इस रिपोर्ट में देखिए। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में शुमार पीएम मोदी की ये खासियत है कि वो अपने काम और बयान की बदौलत हर किसी का दिल जीत लेते हैं। फिर बात चाहे 140 करोड़ देशवासियों की भलाई के लिए कड़े फैसले लेने की हो या फिर किसी मंच पर पूछे गए सवालों का बेबाकी के साथ जवाब देने की। यही वजह है कि दुनिया भारतीय प्रधानमंत्री के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करने को तलबगार रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए रविवार को अमेरिकन एआई रिसर्चर और पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन के साथ पीएम मोदी का 3 घंटे का पॉडकास्ट रिलीज हुआ है, जिसमें पीएम मोदी ने पाकिस्तान से लेकर चीन और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से लेकर जियोपॉलिटिक्स के साथ, खेल से लेकर आरएसएस के साथ अपने मेल समेत निजी जीवन से जुड़े तमाम सवालों का बेबाकी के साथ जवाब दिया है। पीएम मोदी ने इस पॉडकास्ट में पाकिस्तान की बुनियाद से लेकर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को दुनिया के सामने रखते हुए क्या कुछ कहा, वो देखिए। 1947 से पहले आजादी की लड़ाई सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ रहे थे और देश आजादी के लिए आजादी का जश्न मनाकर इंतजार कर रहा था। उसी समय क्या मजबूरियां रही होगी, वो कई उसके भी पहलू हैं, उसकी लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन उस समय जो भी नीति निर्धारक लोग थे उन्होंने भारत के विभाजन को स्वीकार किया और मुसलमानों को उनका अलग देश चाहिए तो भाई दे दो ऐसा। और भारत के लोगों ने सीने पे पत्थर रख के बड़ी पीड़ा के साथ इसको भी मान लिया, लेकिन माना तो उसका परिणाम ही उसी समय ये आया कि लाखों लोग कत्लेआम चला। पाकिस्तान से ट्रेनें भर भर करके लहूलुहान और लोग और लाशें आने लगी। बड़ा डरावना दृश्य था।
उन्होंने अपना पाने के बाद उनको लगना चाहिए था कि चलो भाई हमें हमारा मिल गया, भारत को लोगों ने दे दिया है, भारत का धन्यवाद करें, हम सुख से जिए। उसके बजाय उन्होंने लगातार भारत से संघर्ष का रास्ता चुना। अब प्रॉक्सी वॉर चल रहा है। अब ये कोई आइडियोलॉजी नहीं है, आइडियोलॉजी ऐसी थोड़ी होती है, लोगों को मारो काटो, टेररिस्टों को एक्सपोर्ट करने का काम चल रहा है। और सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, अब दुनिया में कहीं पर भी टेररिस्ट की घटना घटती है तो कहीं न कहीं सूत्र पाकिस्तान जाकर के अटकते हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने बीते वक्त में दोनों देशों के आपसी रिश्तों को सुधारने को लेकर भारत की ओर से की गई पहल का भी जिक्र किया। अब आतंकवाद के रास्ते को छोड़ दीजिए, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है वो बंद होना चाहिए। नॉन स्टेट एक्टरों के हाथ में सब छोड़ दिया है, क्या होगा फायदा। और इसकी शांति के प्रयासों के लिए मैं खुद लाहौर चला गया था। मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने मेरे शपथ समारोह में पाकिस्तान को स्पेशली इनवाइट किया था ताकि एक शुभ शुरुआत हो, लेकिन हर बार हर अच्छे प्रयासों का परिणाम नकारात्मक निकला। हम आशा करते हैं कि उनको सद्बुद्धि मिलेगी और सुख शांति के रास्ते पर जाएंगे और वहाँ की आवाम भी दुखी होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। पीएम मोदी ने पाकिस्तान के अलावा भारत चीन सीमा विवाद और दोनों देशों के आपसी रिश्तों को लेकर भी खुलकर बात रखी। दो पड़ोसी देश होते तो कुछ तो होता है, ऑकेजनल डिसएग्रीमेंट भी बहुत स्वाभाविक है, कोई ऐसा तो हर चीज नहीं होता, एक परिवार में भी रहता है। लेकिन हमारी कोशिश है कि हमारे जो डिफरेंसेस हैं डिस्प्यूट में ना बदले, उस दिशा में हमारा प्रयास रहता है। ये सीख है कि हमारा सीमा विवाद चलता रहता है। तो 2020 में जो सीमा पर जो घटनाएं घटी उसके कारण हमारे बीच स्थितियां काफ़ी दूरी की बन गई। लेकिन अभी राष्ट्रपति श्री के साथ मेरा मिलना हुआ, उसके बाद सीमा पर जो चीज़ें थी उसमें नॉर्मल से आ चुकी हैं। 2020 के पहले की स्थिति में हम लोग अब काम कर रहे हैं। अब धीरे धीरे वो विश्वास और वो उत्साह और उमंग और ऊर्जा वापस आ जाए, वो उसको थोड़ा समय लगेगा कि बीच में 5 साल का अंतराल गया है। हमारा साथ होना ना सिर्फ बेनिफिशियल है बल्कि ग्लोबल स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी के लिए भी जरूरी है। चीन और पाकिस्तान के रवैये के चलते दोनों देशों से भारत के आपसी रिश्तों की तलखी बयान करने के साथ ही पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी मजबूत दोस्ती का भी जिक्र किया। हाउडी मोदी, और मैं और राष्ट्रपति ट्रंप दोनों, और पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। इतने लोगों का होना अमेरिका के जीवन के अंदर बहुत बड़ी घटना है। खेलकूद के मैदान में तो पॉलिटिकल रैली में इतने बड़े लोग होना बहुत बड़ी बात है। तो इंडियन डायस्पोरा के लोग इकट्ठे आए थे, तो हम लोग दोनों स्पीच किए, वो नीचे बैठ करके मुझे सुन रहे थे। अब ये उनका बड़प्पन है जी, अमेरिका के राष्ट्रपति स्टेडियम में नीचे बैठ करके सुन रहे हो और मैं मंच पर से भाषण कर रहा हूँ, ये उनका बड़प्पन है। मैं भाषण करके नीचे गया, और हम तो जानते हैं कि अमेरिका की सिक्योरिटी की कितनी बड़ी वो रहता है, कितने प्रकार की स्क्रूटिनी होती है। मैं जाकर के वो रहे इसके लिए धन्यवाद करने गया। फिर मैंने उनको ऐसे ही कहा, अगर मैंने कहा आपको इतराज ना हो तो आइए हम जरा एक पूरे स्टेडियम का चक्कर काट के आते हैं, इतने लोग हैं तो हाथ ऊपर करके नमस्ते करके आ जाते हैं। अब ये अमेरिका की लाइफ में ये इम्पॉसिबल है कि हजारों की भीड़ में अमेरिकन राष्ट्रपति चल पड़े, एक पल का भी विलंब किए बिना तो मेरे साथ चल पड़े भीड़ में। अमेरिका की जो सुरक्षा तंत्र था पूरा वो एकदम से वो हो गया था, डिस्टर्ब हो गया था। मेरे लिए टच कर गया कि इस व्यक्ति में हिम्मत है, ये डिसीजन खुद लेते हैं, क्योंकि मैं नेशन फर्स्ट वाला हूँ, वे अमेरिका फर्स्ट वाले हैं, मैं भारत फर्स्ट वाला हूँ, तो हमारी जोड़ी बराबर जम जाती है। पीएम मोदी ने साल 2002 में हुई गुजरात दंगों को लेकर फैली तमाम अफवाहों पर बात करते हुए दंगों से जुड़ी पूरी सच्चाई दुनिया के सामने रखी। मैं 24 फरवरी 2002 मैं पहली बार एमएलए बना, एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि बना, और मैं पहली बार
24 तारीख को विधानसभा में मेरा बजट सत्र था, हम हाउस में बैठे थे और उसी दिन यानी अभी मुझे एमएलए बने 3 दिन हुए थे और गोधरा की घटना हो गई और भयंकर घटना थी। लोगों को जिंदा जला दिया गया था, संख्या में लोगों का मर जाना, जिंदा जला देना। आप कल्पना कर सकते हैं कि स्थिति कैसी होगी। कुछ भी नहीं होना चाहिए, हम भी चाहते हैं, कोई भी चाहेगा, शांति ही रहनी चाहिए। दूसरा जो कहते हैं ये बहुत बड़े राइट वगैरह, तो ये भ्रम फैलाया गया है। अगर 2002 के पहले का डेटा देखें तो पता चलता है कि गुजरात में कितने दंगे होते थे। हमेशा कहीं ना कहीं कर्फ्यू लगा रहता था। पतंग के अंदर कम्युनल वायलेंस हो जाए, साइकिल टकरा जाने पर कम्युनल वायलेंस हो जाए। ऐसे ही तमाम जरूरी सवालों और जवाबों के साथ पीएम मोदी का ये पूरा पॉडकास्ट बेहद ही दिलचस्प है और यही वजह है कि लेक्स फ्रिडमैन के साथ आया पीएम मोदी का ये पॉडकास्ट पूरी दुनिया में धूम मचा रहा है। और इस पॉडकास्ट की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने करीबी दोस्त नरेंद्र मोदी के पॉडकास्ट को अपने ट्रूथ सोशल हैंडल पर शेयर किया है और डोनाल्ड ट्रंप के इस पोस्ट को भारत के समर्थन के रूप में जोड़कर देखा जा रहा है। वक्फ संशोधन बिल पर तकरार कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ होली के बाद जब फिर से बजट सत्र के दूसरे चरण का आगाज हुआ तो दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गया है। जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और इस रिपोर्ट को कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर क्या है विवाद, इस रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर की हैं। तस्वीरों में तख्ती लेकर अपना विरोध जताते ये लोग ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं। इनका ये विरोध वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ है और इनके इस विरोध को कई विपक्षी दलों का समर्थन भी प्राप्त है। एक तरफ होली के बाद जब फिर से बजट सत्र के दूसरे चरण का आगाज हुआ तो दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गया। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। वैसे तो ओवैसी वक्फ संशोधन के लिए बनी जेपीसी कमेटी का भी हिस्सा हैं, लेकिन फिर भी वो हमेशा से ही वक्फ संशोधन विधेयक की खिलाफत करते आए हैं। हमारा काम विरोध करना है क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये बिल वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए, एनक्रोचर्स को निकालने के लिए नहीं, ना उसकी इनकम को बढ़ाने के लिए, बल्कि वक्फ की जायदादों को खत्म करने के लिए, मुसलमानों से उनकी मस्जिदें, दरगाहें, खानखाहें, कब्रिस्तान को छीनने के लिए इस तरह का प्रोविजन उसमें रखा गया है। तो इनकी नीयत खराब है और ये चाहते हैं कि देश में और दूरियां बढ़े दो बड़े समुदायों में। एआईएम-पीएलबी इस बिल को वापस लेने की मांग पर अड़ा है तो वहीं वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जंतर मंतर पर हुए इस हल्ला बोल को बीजेपी सांसद और जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने महज राजनीतिक विरोध करार दिया है। केवल सियासी तौर से विरोध हो रहा है। अभी तो एक्ट भी नहीं आया। हमने अपनी रिपोर्ट 428 पेज की दी है, उसके आधार पर सरकार उसको अप्रूव करके सरकार उस पर अमेंडेड जो 44 संशोधन पहले थे, अब उसको जो हमने हमारी रिपोर्ट पे हमने 14 अमेंडमेंट्स किया, उसके आधार पे एक अमेंडेड बिल आएगा। उस बिल को पास होने के बाद इनको कोई बात कहनी चाहिए। बिल अभी आया भी नहीं, कानून बना भी नहीं। किस सवाल पे आज जंतर मंतर पे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमायत उलमा हिंद हो या ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम हो या विपक्ष की पार्टियों को नेताओं को बुलाया जा रहा है? ये केवल सियासी तकरार है। लोगों के मन में गुमराह किया जा रहा है। सरकार के प्रति केवल एक विरोध करने के लिए कहा जा रहा है। वक्फ की जमीनों को कोई छीनने नहीं जा रहा है। वक्फ की जमीन को तो अगर कहीं खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, तो उनके मुतवल्लियों के द्वारा। क्या कहीं सरकार ने वक्फ की जमीन को बेचा है? किसी हिंदू ने बेचा है? अगर कहीं भी कोई खुर्द-बुर्द हो रहा है, कोई अगर उसको डिस्पोज किया जा रहा है, तो वही मुतवल्ली, वही केयरटेकर, वही वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए लोग हैं। आज ये अगर अमेंडमेंट आ रहा है तो इस बेहतरी के लिए आ रहा है कि अब वक्फ की प्रॉपर्टी को कोई बेच नहीं पाएगा।
वो रजिस्टर्ड होगी, वामसी पोर्टल पे होगा, उसका लाभ गरीब, पसमानदा बच्चों, अनाथ, विधवाओं को मिले। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर विपक्षी दल भी सरकार पर लगातार आरोपों के तीर चला रहे हैं। संसद से लेकर सड़क तक वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर हंगामा जारी है। सपा हो या कांग्रेस या फिर अन्य विपक्षी दल, सभी ने एक सुर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मांगों का समर्थन किया है। जिन लोगों के हित के लिए बता के सरकार कानून बना रही है, वही लोग उस कानून से संतुष्ट नहीं है। मैं समझता हूं कोई भी कानून देश में बनता है तो हितकारी लोगों को विश्वास और भरोसे में लेने के बाद ही बनता है। वक्फ में बहुत मीटिंगें हुई, बहुत सारे डेलीगेशन मिले, बहुत से रिप्रेजेंटेशंस गए और मैं समझता हूं सभी ने इस बिल का विरोध किया है। जो एग्जिस्टिंग बिल है, पुराना बिल जो जिसपे आज भी चल रहा है, उस बिल से लोग संतुष्ट थे, उस कानून से लोग संतुष्ट थे, उसमें संशोधन की गुंजाइश और जरूरत नहीं थी। इस प्रकार से जेपीसी में सारे विरोधी दलों को कभी निलंबित किया गया, एक सदस्य को, कभी हमारे सुझाव को नकारा गया। तो जेपीसी के काम करते हुए भी हमने काफी बार अपना विरोध जताया। तो कहीं न कहीं हमें ये साफ पता चलता है कि ये सरकार जो मसले हैं देश में, उन मसलों को हल नहीं करना चाहती। देखिए, वक्फ बिल को लेकर के बहुत सारी शिकायतें, बहुत सारी आशंकाएं हमारे जहन में भी हैं और जेपीसी ने उसमें एक तरह से बहुत ही संकीर्ण दायरे में पूरा विमर्श रखा है। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भारत के मुसलमानों के अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ उनके इस विरोध को बीजेपी की नावाजिब गुजारिश कहा जा रहा है। बीजेपी का साफ कहना है कि ये बिल गरीब मुसलमानों के हित में है। बीजेपी ने ये आरोप भी लगाया है कि तुष्टीकरण की सियासत करने वाले दल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के धरने का समर्थन कर रहे हैं। का जो संशोधन का जो विषय आया है वह इस देश के गरीब मुसलमानों के हित में है। उसके लिए जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बन चुकी है, उसमें विचार विमर्श हो चुका है और उसके विरोध में प्रदर्शन और उसके समर्थन में कांग्रेस सहित, समाजवादी पार्टी सहित, एनसीपी सहित, तृणमूल कांग्रेस सहित सारे जितने भी तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले राजनीतिक दल हैं, उनके समर्थन में खड़े हुए। तो इससे उनका मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने का असली चेहरा उजागर हो गया। तो विरोध का कोई औचित्य नहीं है। जो विरोध कर रहे हैं उनको निराशा होगी और जो दल उनका समर्थन कर रहे हैं, जो नेता उनका समर्थन कर रहे हैं, उनको भी समझ में आएगा कि यह देश अब जाग चुका है। ये आधारविहीन लोग हैं, इनको न जनता का समर्थन है न मुस्लिम वर्ग का समर्थन है। मुस्लिम वर्ग भी जानता है कि मोदी जी गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। अगर वक्फ बोर्ड का संशोधन होगा तो उसका सबसे ज्यादा जो लाभ मिलेगा वो पसमानदा जो गरीब और पिछड़े हुए मुस्लिम वर्ग के लोग हैं उनको मिलेगा। और ये जो तथाकथित उस पर काबिज लोग हैं, जो बिल्डर्स हैं, उनको वक्फ बोर्ड जरूर नहीं पसंद आएगा, लेकिन आम जो मुस्लिम गरीब है उसके लिए ये वरदान साबित होगा। देखिए, वक्फ एक बहाना है, देश में दंगे भड़काना है, आग लगाना है, वोट बैंक की दुकान चलाना है और यही इनका फसाना है। जो वोट बैंक की दुकान चलाते हैं, चाहे वो AIMPLB जैसी तंजीमें हो या इसे सपोर्ट देने वाले राजनीतिक इसके आका कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, MIM, ये लगातार वक्फ के नाम पर मुस्लिम समाज को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल संसद के इसी बजट सत्र में सरकार वक्फ संशोधन बिल को पारित कराना चाहती है और इसी बात को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है। हालांकि कुछ विपक्षी दलों ने इस पर हो रही सियासत को गलत बताते हुए वक्फ बिल संसद में पेश होने से पहले प्रतिक्रिया से इनकार किया है। देखिए, वक्फ बिल जो है जब तक वो पार्लियामेंट में पेश नहीं होता है तब तक मैं मानती हूँ कि सभी को अपनी टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं रहेगा, या अभी तक टेबल नहीं हुआ है और जिस तरीके की पूरी राजनीति उसके इर्द गिर्द हो रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड क्या करते हैं वो उनका सिद्धांत है। वक्फ बिल के बारे में जो ज्वाइंट कमेटी था वो रिपोर्ट सबमिट किया, पार्लियामेंट में उसका चर्चा होगा, हम देखेंगे। संसद की संयुक्त समिति ने जब बिल पर अपनी रिपोर्ट लोकसभा में पेश की थी
तब भी विपक्ष ने इस पर भारी विरोध किया था। वक्फ बिल के पहली बार लोकसभा में पेश होने से लेकर उस पर बनी जेपीसी की रिपोर्ट पेश होने तक की पूरी टाइमलाइन भी बताते हैं। संसद के मॉनसून सत्र में 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश हुआ था। बिल पेश होने के बाद जब हंगामा हुआ तो उस पर जेपीसी का गठन किया गया था। जेपीसी ने 30 जनवरी 2025 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। 13 फरवरी 2025 को संसद में जेपीसी रिपोर्ट पेश हुई थी। वहीं 19 फरवरी 2025 को जेपीसी की रिपोर्ट पर केंद्रीय कैबिनेट की मुहर लगी। जेपीसी की रिपोर्ट में 14 बदलावों को मंजूरी मिली है। केंद्रीय कैबिनेट ने भी जेपीसी के इन बदलावों को मंजूरी दी है। जेपीसी में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों 16 तो वहीं विपक्ष के भी 10 सांसद थे। वक्फ संशोधन बिल पर बढ़ी तकरार के बीच कभी भी ये बिल सदन में पेश हो सकता है। और न्यूज 360 में खबर अभी और भी है, जहां पर वक्फ बोर्ड को लेकर सियासत हो रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के पूर्व नेता प्रमोद कृष्णम के एक बयान को लेकर घमासान मचा हुआ है। क्या है पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। अरे क्या हुआ चाचा, आज काम करते हुए गाना नहीं गुनगुना रहे हैं आप? क्या गाएं क्या गुनगुनाएं भैया, छोटे भाई को टीबी हो गई है। हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में टीबी का जांच और उसके इलाज दोनों ही मुफ्त में उपलब्ध है। RNTCP नोटिफाइड जितने भी टीबी मरीज हैं ना, सरकार उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है। इलाज की समाप्ति तक सरकार हर टीबी मरीज के बैंक अकाउंट में हर महीने 1000 रुपए दिया करेगी। इससे सही पोषण और अन्य खर्च दोनों में सहायता मिलेगी। ये तो टीबी के मरीजों के लिए बहुत बड़ी राहत है। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। अरे राजेश भाई, दीपक बहुत दिनों बाद दिख रहे हो तुम। हाँ और बताओ। बस मेरी बेटी का कल जन्मदिन है और आपको आना होगा। हाँ क्यों नहीं भाई, नेकी और पूछ चलो चलता। अरे राजेश भैया, आप उससे हाथ क्यों मिला रहे थे? उसे पिछले महीने से टीबी है। 2 हफ्ते तक लगातार दवा खाओ ना, तो टीबी फैलने का खतरा तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। और रही बात हाथ मिलाने की, गले मिलने की, शौचालय इस्तेमाल करने की, बर्तन खाना बांटने की, उससे टीबी नहीं फैलता। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। आप देख रहे हैं न्यूज 360 और अब आपको पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम के एक बयान को लेकर मचे घमासान से जुड़ी खबर दिखाते हैं। दरअसल आचार्य प्रमोद कृष्णम का राहुल गांधी और संजय राउत को लेकर एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने दोनों नेताओं को निशाने पर लेते हुए कई संगीन आरोप लगाए हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट। देखिए, 1947 में भारत को तोड़ने का एक ख्वाब मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था और उसी तरह का एक ख्वाब राहुल गांधी के साथ मिलके और संजय राउत देख रहे हैं। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का ये बयान बड़ा है। बयान में आरोप संगीन है। ये आरोप इसलिए भी संगीन है क्योंकि उनके ही पुराने साथी ने ये बयान दिया है। पूर्व कांग्रेस नेता के इस बयान ने हलचल मचा दी है। आचार्य प्रमोद कृष्णम के आरोपों की जद में राहुल गांधी के साथ संजय राउत भी आए हैं। प्रमोद कृष्णम ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी दूसरा पाकिस्तान बनाकर उसके पीएम बनना चाहते हैं। प्रमोद कृष्णम ने दोनों ही नेताओं पर जो आरोप लगाए हैं, पहले वो पूरा आरोप सुनिए। देखिए, 1947 में भारत को तोड़ने का एक ख्वाब मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था और उसी तरह का एक ख्वाब राहुल गांधी के साथ मिलके और संजय राउत देख रहे हैं। और राहुल गांधी जी के साथ रहते रहते राहुल गांधी जी का जो राहु है वो उद्धव ठाकरे जी के परिवार और पार्टी पे आ गया है। संजय राउत राहुल गांधी जी के साथ मिलकर इस देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस भारत की जनता अब उनके मंसूबों को समझ चुकी है और उन्हें कभी समर्थन नहीं करेगी। इसलिए वो चाहते हैं कि एक और पाकिस्तान बन जाए और जो दूसरा पाकिस्तान बनेगा उसका प्रधानमंत्री
वो राहुल गांधी को बनाना चाहते हैं। दरअसल पूर्व कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम का ये बयान संजय राउत के उस लेख के बाद आया जो शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा गया था। संजय राउत ने अपने लेख में महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार पर भारत को हिंदू पाकिस्तान बनाने का आरोप लगाया था। राउत की इसी टिप्पणी पर प्रमोद कृष्णम से सवाल किया गया था, जिसके बाद उन्होंने उल्टे संजय राउत और राहुल गांधी पर ही सवाल खड़े कर दिए। वहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान को कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने हास्यास्पद करार दिया है। मुझे लगता है कि इसका कोई जवाब भी देना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसी मतलब गांधी परिवार, नेहरू परिवार, इन तो देश की आजादी लड़े, देश की एकता अखंडता के लिए किसने जान दी इस देश में? इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने। तो उनके बेटे पे आरोप लगाओगे? उन्होंने तो जान दे के सबूत दिखाए देश की अखंडता, देश को बचाने के लिए। तो जिसने देश बचाया उसी भी आरोप, इससे ज्यादा हास्यास्पद मजाक की बात कुछ हो नहीं सकती। हालांकि ये पहली दफा नहीं है जब राहुल गांधी पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगे हैं। हाल ही में बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के वियतनाम दौरे को लेकर सवाल खड़े किए थे। शनिवार को राहुल गांधी पर वियतनाम और अन्य देशों की लगातार यात्राओं का सार्वजनिक तौर पर खुलासा न करने का आरोप लगाते हुए इसे राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिंता बताई थी। अच्छा, राहुल गांधी जी कहाँ हैं? मैंने सुना है फिर वियतनाम गए। देवेंद्र बाबू, आपने दिखाया था कि वो जनवरी में भी वियतनाम गए थे ना, 10 मार्च को, जहां तक याद है। तो नया साल भी वियतनाम है, वियतनाम में होली भी वियतनाम में। मुझे भी बताया गया कि लगभग 22 दिन उन्होंने वियतनाम में समय दिया है। इतना समय तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं दिया रायबरेली में उन्होंने, हाँ? लेकिन राहुल गांधी को एकाएक वियतनाम से इतना प्यार हो क्यों गया है? अब तो विपक्ष के नेता है ना, उनकी उपलब्धता होनी चाहिए ना हिंदुस्तान में। हम वियतनाम देश का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन ये सवाल तो पूछना पड़ेगा कि राहुल जी को वियतनाम से क्यों प्यार हो गया है? वो विपक्ष के नेता है ना, गंभीर सवाल है। बीजेपी पहले भी लगातार राहुल गांधी के विदेश दौरों को लेकर हमलावर रही है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी पर राहुल गांधी की निजी यात्राओं का राजनीतिकरण करने का आरोप लगा रही है। लेकिन इन आरोप प्रत्यारोप के बीच पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान ने सनसनी फैला दी है। औरंगजेब की महिमा का बखान करते हुए सपा नेता अबू आजमी ने जो बयान दिया था, उस पर महाराष्ट्र की सियासत में शुरू हुआ सियासी घमासान लगातार रफ्तार पकड़े हुए है और अबू आजमी के बयान से उपजा विवाद अब औरंगजेब की कब्र का नामो निशान मिटाने पर आ खड़ा हुआ है। क्या है ये पूरा मामला और क्यों उठा है, इसे लेकर महाराष्ट्र में सियासी तूफान, देखिए इस रिपोर्ट में। सियासत में एक बयान से उठा बवंडर किस हद तक जा सकता है, ये तस्वीर उसी की बानगी है। सपा नेता अबू आजमी को औरंगजेब की तारीफ में कसीदे पढ़ना इस कदर भारी पड़ जाएगा, ये खुद अबू आजमी ने नहीं सोचा होगा। औरंगजेब को लेकर शुरू हुआ विवाद अब औरंगजेब की कब्र पर शामत बनकर आ गया है। औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर अब पुणे में आंदोलन हो रहा है। ये तस्वीरें पुणे जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय की हैं, जहां बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। आज यहाँ पर जो औरंगजेब की कलंकित कब्र इस महाराष्ट्र के पावन धरती पे है, बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ने ठाना है वो कब्र हटाना है। आज हम आंदोलन कर रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार को भी हम निवेदन दे रहे हैं कि वो जल्द से जल्द वो कब्र हटाए, अन्यथा जैसे कार सेवा बाबर के समय हमने की थी वो कलंकित ढांचा हटाया, वैसे महाराष्ट्र में कार सेवा होगी और ये भी कलंकित ढांचा हटाएगी। श्री राम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा आज पूरे महाराष्ट्र में हिंदू समाज को साथ में लेके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र जी फडणवीस इनके नाम से जिलाधिकार्यालय के बाहर हम जिलाधिकार्यालय में साहब जी से निवेदन देने के लिए यहाँ पहुंचे हैं कि जो छत्रपति संभाजी नगर में कलंकित कब्र है, कुकर्मा औरंगजेब की कब्र है, वो कब्र महाराष्ट्र से धरती से न तो पूरे हिंदुस्तान से हटाए और जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करे, ये निवेदन के लिए हम अभी जिलाधिकार्यालय पहुंचे हैं और इसमें हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को निवेदन दे रहे हैं कि आप जल्द से जल्द वो कब्र को हटाए।
औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सदस्य पूरे महाराष्ट्र में जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। महाराष्ट्र में आंदोलन को देखते हुए औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। औरंगजेब की कब्र के पास एसआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है। औरंगजेब की कब्र वाले इलाके में पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। कई जगहों पर पुलिस द्वारा बैरिकेड्स लगाए गए हैं। ऐसी व्यवस्था की गई है कि वहां केवल एक ही व्यक्ति प्रवेश कर सके। औरंगजेब के मकबरे का मुख्य द्वार पुलिस ने बंद किया है। औरंगजेब की कब्र के पास जाने पर भी प्रतिबंध लगाया है। फिलहाल औरंगजेब के मकबरे को बाहर से ही देखा जा सकता है। ये मुद्दा अब सियासी रुख ले चुका है। हिंदू संगठनों द्वारा औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को कई केंद्रीय मंत्रियों का भी समर्थन मिला है। सही मायने में जो हमारे जो विश्व हिंदू परिषद हो, बाकी जो शिव प्रेमी लोग हो, जो मांग कर रहे हैं सही है। जिस राजा ने इस महाराष्ट्र पे अत्याचार किए, अन्याय किए, हमारे देव देवताओं के मंदिरों पे हल्ला किया और वो सब तोड़ डाले, फोड़ डाले, मुझे लगता है कि ऐसे कोई भी हो, जो छत्रपति शिवाजी महाराज हो, हमारे छत्रपति शंभू महाराज हो, इनके जीवन में जिन्होंने जिनसे संघर्ष हमारे राजाओं ने किया और छत्रपति संभाजी महाराज को जिस तरह से उन्होंने उनको मारा था, उनका कत्ल किया था, तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के हर एक आदमी के मन में यह भाव है कि ऐसे कोई भी राजा हो जिसका महाराष्ट्र की जमीन पर कहीं भी नामो निशान न हो। लेकिन हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के जो मावड़ा थे, छत्रपति संभाजी राजे थे, उन्होंने उनके साथ में अनेक सी लड़ाइयाँ वहाँ पर लड़ी, उनको बहुत सारी जगह परेशान किया। 27 साल औरंगजेब को महाराष्ट्र में रुकना पड़ा। 27 साल में उन्होंने बहुत सारे हिंदुओं को मुस्लिम धर्म स्वीकारने के लिए मजबूर किया। हमारे हिंदू देव देवता के मंदिर औरंगजेब ने तोड़े, हमारे देव देवता की मूर्ति की विटंबना लोगों ने की, और ऐसे औरंगजेब के कब्र के ऊपर इतना लाखों रुपए खर्च करना उचित नहीं है। महाराष्ट्र में खास करके उनको अभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब के बीच में क्या अंतर है, उस अंतर और फर्क के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। मैं आपके माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि उन्हें वापस स्कूल जाना चाहिए, जल्द से जल्द छत्रपति शिवाजी महाराज की हिस्ट्री के बारे में पढ़ना चाहिए, और उभाटा जैसे पार्टियां, उनसे महाराष्ट्र की जनता को कोई अपेक्षाएं नहीं है। पूरे महाराष्ट्र भर में फिलहाल औरंगजेब को लेकर सियासी संग्राम मचा हुआ है। औरंगजेब पर छिड़े विवाद ने महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक हलचल मचा रखी है। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने भी औरंगजेब की कब्र हटाए जाने की उठ रही मांग पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सारे मुसलमान कब्रें हटा देकर वो मांग कर तो हटा दी जाएंगी, क्या हटा दी जाएंगी वो सारी कब्रें? जिन जिन्होंने गद्दारी की है हुकूमत, उनके सबकी कब्रें हटाई जाए। फिर जिनको अंग्रेजों के जितने पिट्ठू थे सबकी कब्रें हटाई जाए, सबके जितने भी सब हटा दी जाए। सब ये प्रोपेगेंडा करने के लिए झूठ मूठ अपने को भड़का और कट्टरपंथी को खुश करने के तमाम खेल किए जाते हैं। औरंगजेब की कब्र हटा दी जाए साहब, तो जितने जो है वो देशद्रोही हैं सबकी कब्रें हटा दी जाए और सबके, तो ये सब बेवकूफ़ बनाने के लिए प्रोपेगेंडा है ये सब। इधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी छत्रपति संभाजी नगर जिले के खुलदाबाद से मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग का न सिर्फ समर्थन किया है, बल्कि महाराष्ट्र की जनता से एक वादा भी किया है। आज यातनं एक संदेश निश्चितपणे जातो आहे की या देशामध्ये महिमा मंडन होईल तर ते छत्रपती शिवरायांच्या मंदिराचं होईल, औरंगजेबाच्या कबरीचं होणार नाही, हे देखील या निमित्ताने लक्षात घेतलं पाहिजे। आज हे ठीक आहे, खरं म्हणजे त्या औरंग्याची कबर कशाला हवी, परंतु आपल्याला देखील कल्पना आहे की एएसआयने त्याला 50 वर्षापूर्वी संरक्षित म्हणून अशा प्रकारचं त्या ठिकाणी स्थळ म्हणून घोषित केलेलं आहे, आणि म्हणून त्याचं संरक्षण देखील करायची जबाबदारी ही राज्य सरकारवर आणि केंद्र सरकारवर येऊन पडलेली आहे। काय दुर्दैव आहे, ज्या औरंग्याने आमच्या हजारो लोकांना मारलं त्याच्याच कबरीचं संरक्षण आम्हाला करावं लागतं। समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी के बयान से शुरू हुआ बवाल फिलहाल थमता नहीं दिख रहा है। इसकी सियासी आहट अब कई राज्यों तक पहुंच गई है। अबू आजमी ने तो अपने बयान पर माफी मांग ली है, लेकिन औरंगजेब को लेकर शुरू हुई ये सियासी लड़ाई किस अंजाम तक जाएगी, इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है।
और हाल ही में पंजाब के एक मंदिर पर ग्रेनेड से धमाका करने का मामला सामने आया है। क्या है पूरा मामला आपको बताएंगे, लेकिन अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आया गया? नहीं पापा। चाची कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा, लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए। हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। बहुत पैसा लग जाएगा। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। आया क्या? आ गया। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। सरकार की तरफ से जितने स्वास्थ्य कर्मी हैं, हेल्थ वर्कर्स, वो घर घर जाकर के आपको अवगत कराएंगे टीबी के बारे में। हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है कि उनका सहयोग कीजिए। ये जो आपको खांसी हो, बुखार हो, वजन कम हो रहा हो, ये बताइएगा उन्हें। देखिए, टीबी इतनी बड़ी बीमारी नहीं है कि पकड़ में ना आ सके। हाँ, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। आप देख रहे हैं न्यूज 360 और न्यूज 360 में अब खबर देश के तकनीकी विकास से जुड़ी हुई है। दरअसल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो को चंद्रयान 5 के लिए केंद्र से मंजूरी मिल गई है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत का यह कदम काफी अहम माना जा रहा है। आखिर क्या है इसकी खासियत, देखिए इस रिपोर्ट में। भव्य उत्थापन LVM-3। इसरो एक बार फिर अंतरिक्ष में लंबी छलांग लगाने को तैयार है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की पैठ को लगातार एक नया आयाम देने के लिए इसरो ने एक बार फिर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल चंद्रमा की सतह का अध्ययन करने के लिए इसरो के चंद्रयान 5 मिशन को केंद्र की मंजूरी मिल गई है। इसरो का ये कदम भारत को स्पेस के क्षेत्र में तो बेहतर बनाएगा ही, साथ ही कई मायनों में खास और इतिहास रचने वाला भी हो सकता है। आखिर ये मिशन भारत के लिए खास क्यों है, ये आपको बताएंगे। मिशन को लेकर इसरो की आगे की योजना क्या है, ये भी बताएंगे। लेकिन पहले चंद्रयान 5 मिशन को जान लेते हैं। चंद्रयान 5 मिशन चंद्रमा की सतह का अध्ययन करने के लिए 250 किलोग्राम का रोवर ले जाएगा। चंद्रयान 5 मिशन में रोवर का वजन चंद्रयान 3 से 10 गुना ज्यादा है। चंद्रयान 5 मिशन में जापान का होगा सहयोग। अभी हाल ही में पिछले साल 2024 में चंद्रयान 4 मिशन को कैबिनेट की मंजूरी मिली थी और अब जब साल 2025 में इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने रविवार को ये बताया कि केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दे दी है, तो ये साफ हो गया है कि भारत चंद्रयान 3 की सफलता के बाद एक बार फिर अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक नया अध्याय लिखने के लिए तैयार है। फिलहाल आखिर मिशन को लेकर इसरो की आगे की योजना क्या है, ये जानेंगे। लेकिन पहले 2027 में लॉन्च होने वाले चंद्रयान 4 मिशन के बारे में भी जान लेते हैं। इस मिशन का उद्देश्य स्पेसक्राफ्ट को चंद्रमा पर उतारना है। चंद्रमा की मिट्टी और चट्टानों के सैंपल इकट्ठा करना और उन्हें सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाना है। इस मिशन पर 2104 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस स्पेसक्राफ्ट में 5 अलग अलग मॉड्यूल होंगे। मिशन में 2 अलग अलग रॉकेट का इस्तेमाल होगा। चंद्रयान 4 मिशन में 5 मॉड्यूल तो वहीं 2023 में चंद्रमा पर भेजे गए चंद्रयान 3 में 3 मॉड्यूल ही थे। लेकिन चंद्रयान 5 मिशन, जिसका वजन चंद्रयान 3 से करीब 10 गुना ज्यादा है, इसमें मॉड्यूल की संख्या और भी ज्यादा बढ़ाने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल मिशन को लेकर इसरो की आगे की योजना क्या है, इसे भी जान लेते हैं। 2025 में 3 एस्ट्रोनॉट 3 दिनों के मिशन के लिए स्पेस में जाएंगे। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के 5 मॉड्यूल में पहला मॉड्यूल 2028 में लॉन्च होगा। इसके लिए डिजाइन का काम पूरा हो चुका है और रिपोर्ट मंजूरी के लिए सरकार को सौंप दी गई है। ये स्टेशन स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स का ठिकाना होगा। इसरो 2040 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने का काम कर रहा है। अभी अमेरिका ही ऐसा देश है जो चांद पर इंसानों को भेज चुका है। इसरो अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करने की योजनाओं पर लगातार काम कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र को एक बड़ी उड़ान देने के लिए एक नजर इसरो के सभी प्रयासों पर भी डाल लेते हैं। चांद पर पानी खोजने में सफल हुआ, चांद के करीब तक पहुंचा लेकिन लैंड नहीं हुआ।
चांद के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग हुई। भारत की धरती से आसमान की ऊंचाइयों तक पूरे विश्व में भारत के परचम को लहराने के लिए अब इसरो अंतरिक्ष में एक नया आयाम स्थापित करने के लिए अपना चौथा और 5वां कदम भी रखने जा रहा है, जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत का कद और भी ऊंचा करने में मददगार साबित हो सकता है। और न्यूज़ 360 में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।